वेल हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम लोग आज से हमारे जो कक्षा 10 है, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की सामाजिक विज्ञान है, इसके बारे में हम लोग आज से अध्ययन करने वाले हैं हमारे इस चैनल CUET लर्निफाई पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से हम लोग सबसे पहले जो हमारा पाठ्यक्रम है सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है उत्तर प्रदेश बोर्ड का, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड है और आधिकारिक जो बोर्ड है हमारा यूपी बोर्ड, उसके द्वारा हम लोगों को जो पाठ्यक्रम है वो सजेस्ट किया गया है पढ़ने के लिए। तो इस पाठ्यक्रम से बाहर ना ही हमारा जो कोई प्रश्न आएगा और ना ही इस पाठ्यक्रम से बाहर कुछ आने वाला है। तो हम लोगों को जानना जरूरी है कि हम लोगों को सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में पढ़ना क्या क्या है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम की ओर कुछ नजर डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हमारा पेपर कितने नंबर का आने वाला है। तो आप लोगों सभी को पता है कि जो हमारा रिजल्ट बनता है, हमारा रिजल्ट टोटल 100 नंबर का हमारा रिजल्ट बनता है। अब इस 100 नंबर में से जो 30 नंबर है, जो नीचे दिए गए 30 नंबर है, ये आपके आंतरिक मूल्यांकन के नंबर है। जो भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे और जो भी आपके अर्धवार्षिक और त्रैमासिक के नंबर के बेस पे आपका विद्यालय, आपका स्कूल आपको ये 30 नंबर दे देगा। इसका एग्जाम से उतना ज्यादा कोई लेना देना तो है नहीं। तो ये 30 नंबर टोटली आपके विद्यालय, आपके स्कूल के हाथ में, इसलिए आपके टीचर को थोड़ी सी अच्छे से बना के रखना। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि मेन मेन चीज जो हमारा एग्जाम कितने नंबर का होगा। मेन हमारा सोशल साइंस का जो एग्जाम है, सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम है, वो मेनली हमारा 70 नंबर का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 70 नंबर का हमारा एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि हम लोगों को, आप सभी को पता है, 4 सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना होता है, 4 विषय। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है इतिहास, जिसकी बुक का हमारा नाम है भारत और समकालीन विश्व। दूसरा सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना होता है समकालीन भारत, जिसकी बुक का नाम है सॉरी दूसरा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना पड़ता है भूगोल, और जिसकी बुक का नाम है समकालीन भारत। और तीसरा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स, जिसकी बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। और इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, जिसकी जो किताब है, जिसकी जो पुस्तक है, उसका नाम है आर्थिक विज्ञान। अब सबसे पहले ध्यान देने लायक बात यह है कि जो इतिहास है, इससे हम लोगों को 20 नंबर का क्वेश्चन या 20 नंबर के जो प्रश्न हमारे एग्जाम में, हमारे जो पेपर है उसके अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और समकालीन भारत 2 यानी कि भूगोल से हम लोगों को 20 नंबर के प्रश्न देखने के लिए मिलने वाले हैं। और राजनीति यानी कि नागरिक शास्त्र से 15 और अर्थशास्त्र से हम लोग को 15 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले। यानी कि क्या होने वाला है, इतिहास से 20 नंबर, भूगोल से 20 नंबर और नागरिक और अर्थशास्त्र से हम लोग को 15-15 नंबर के प्रश्न, यानी कि कुल मिला के 70 नंबर का हमारा प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का हम लोग को हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये तो हो गया आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है, यानी कि जो हो गया आपका ब्लूप्रिंट, यानी कि किस यूनिट से, किस सब्जेक्ट से, किस विषय से कितने नंबर के क्वेश्चंस, कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। टोटल 70 नंबर का पेपर होगा, 70 नंबर का एग्जाम प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें से इतिहास में 20 नंबर, भूगोल में 20 नंबर, नागरिक शास्त्र में 15 और अर्थशास्त्र में 15 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट या कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ से बात आती है हमारे हिस्ट्री की। सबसे पहले हिस्ट्री यानी कि इतिहास की बात होगी। इतिहास मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है कि इतिहास से टोटल 20 नंबर के हमारे प्रश्न बनने वाले हैं। टोटली इतिहास से क्या होगा, हमारे 20 नंबर के हमारे प्रश्न बनने वाले हैं। इसमें भी अलग अलग जो यूनिट्स है, अलग अलग जो खंड है इतिहास के, टोटल 3 खंड में ये हमारा इतिहास डिवाइडेड है, विभाजित है। इन 3 खंडों में अलग अलग खंड के लिए अलग अलग अंकों को विभाजित किया गया, यानी कि अलग अलग अंकों को बांटा गया है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है घटनाएं एवं प्रक्रियाएं। घटनाएं मतलब कि विश्व के अंदर, इंडिया के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन कौन सी घटनाएं नहीं घटी, और जो भी प्रक्रियाएं हुई घटनाएं के बाद में, जैसे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, और इसके समकक्ष यानी कि इसके आसपास कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसके बारे में हम लोगों को इस खंड 1 में अध्ययन करना है, यानी कि स्टडी करना है। जो हमारा खंड 1 है, ये टोटल मिला के 8 नंबर का है। स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो हमारा खंड 1 है ये सबसे ज्यादा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। ये टोटल 8 नंबर का हमारा खंड 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट जो अध्याय है, फर्स्ट जो लेसन है, फर्स्ट जो अध्याय है, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि यूरोप में किस टाइप से राष्ट्रवाद, यानी कि अपने देश से प्रेम करने की, अपने देश से प्यार करने की भावनाओं का
उदय हुआ, लोगों ने अपने देश से प्रेम करना किस तरह से स्टार्ट किया, देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर किस टाइप से, इस सारी चीजों को हम लोगों को इस चैप्टर में, इस अध्याय में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है इस अध्याय के अंदर जो 1830 के बाद में यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, यानी कि 1830 के बाद के यूरोप का हम लोग को इस अध्याय में अध्ययन करना है। इसके बाद में जो जोसेफ मेज़नी है, जोसेफ मेज़नी एक जर्मन, यानी कि जो जर्मनी के एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी है। इन्होंने बहुत सारे, जो क्या कहना चाहिए, बहुत सारे संगठन वगैरह बनाए हैं जर्मनी को आजाद कराने के लिए, यूरोप को अंदर, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को जगाने के लिए जोसेफ मेज़नी का एक बहुत ही ज्यादा योगदान हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो सेकंड टॉपिक में, यानी कि जो सेकंड शीर्षक है, हम लोगों को उसमें जोसेफ मेज़नी के बारे में पढ़ना है। और तृतीय शीर्षक में, यानी कि तृतीय खंड में हम लोगों को पढ़ना है पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस के अंदर क्या क्या आंदोलन हुए, ग्रीस के अंदर जो पुराना शासन था वो हट के नया शासन कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, पोलैंड की कहानी, हंगरी की कहानी, ये सारी जो भी स्टोरीज है, जो भी कहानियां, हम लोगों को यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद के उदय के अंदर हम लोग को डिस्कस करना है। इसके बाद की जो हमारी यूनिट है वो हमारे भारत देश से रिलेटेड, हमारे भारत देश की ही कहानी हम लोग को इसमें पढ़ना है, जो कि है भारत के अंदर राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद किस टाइप से आया, भारत के लोगों के अंदर अपने देश के प्रति किस प्रकार से प्रेम जागृत हुआ, अपने देश के लिए अंग्रेजों से लड़ने और मिटने की बातें किस टाइप से लोगों ने स्टार्ट की, और किस तरीके से लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लोग प्रेरित हुए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद है, इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारत के ऊपर किस तरीके से हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, किसानों का जो हाल था, वो सारी चीजें हम लोगों को भारत के राष्ट्रवाद में प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के अंदर अध्ययन करना है। इसके बाद में खिलाफत आंदोलन का क्या हुआ, जो कि क्या कहना चाहिए, हैदराबाद के अंदर जो लियाकत अली जो भाई थे, लियाकत अली बंधु के द्वारा जो ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करना है। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन करे गए, और भी बहुत से आंदोलन, विचारधाराओं के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद में इसी अध्याय में, यानी कि भारत के अंदर राष्ट्रवादी, इसी में हम लोग को नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ना है कि गांधी जी किस तरीके से दांडी यात्रा निकालते हैं, दांडी यात्रा को निकालते हुए किस तरीके से वो जो क्या कहना चाहिए, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में पहुंच के, गुजरात के चंपारण में, गुजरात में पहुंच के, खेड़ा में, गुजरात में पहुंच के किस तरीके से नमक बनाते हैं समुद्र किनारे पे, और किस तरीके से अंग्रेज जो कि जो नमक कानून होता है उसको तोड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग को इसमें अध्ययन करना है। इसके बाद में किस तरीके से जनजाति ने, श्रमिकों ने, किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, जनजातियों ने, जैसे आप लोगों ने RR मूवी देखी है, RRR मूवी, जिसमें कि SS राजामौली ने जो मूवी बनाई है, उसमें जो राम का कैरेक्टर हुआ है ना, उनके बारे में हम लोग को इसमें डिस्कस करना है, अध्ययन करना है। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि जो अंग्रेजों की ड्यूटीज, मतलब जो अंग्रेजों की जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, उन सभी को त्याग करके लोगों ने किस तरीके से क्या किया कि अपने देश के अंदर अपने देश को बचाने की कोशिश की, और इस आंदोलन की सीमाएं क्या थी, लिमिटेशन क्या थी, ये भी पढ़ना है। और सामूहिक अपनत्व की भावना, सामूहिक अपनत्व का मतलब होगा कि लोगों के अंदर किस टाइप से सभी लोगों को मिलजुल के रहने का विचार है, सभी लोग एक तरीके से एक सूत्र में कैसे बनते गए देश को बचाने के लिए, इस सारी चीजें हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। ध्यान देने लायक ये बात है कि जो पहली हमारी यूनिट है, पहला हमारा खंड है, यानी कि घटनाएं एवं प्रक्रियाएं में, इसमें हम लोगों को मेनली जितनी भी घटनाएं घटित हुई है यूरोप के अंदर और भारत के अंदर, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करते हुए, अध्ययन करते हुए चलना है। इसके बाद में हमारी जो खंड 2 व 3 है, ये जो खंड 2 व 3 है, इसके अंदर हमारे टोटल 3 चैप्टर, 3 अध्याय शामिल है। ठीक है, तो 3 अध्याय हम लोगों के शामिल है इसमें, और ये जो है टोटल मिला के, कुल मिला के 7 नंबर का, 7 अंक का है। इसका जो शीर्षक है वो है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज, यानी कि लोगों ने अपने जीवन को चलाने के लिए किस टाइप से काम वाम स्टार्ट की, काम वगैरह करे, अपने जो अर्थव्यवस्था है, अपने गांव, अपने शहर की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या किया, और उस समय जो इतिहास में, यानी कि 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में लोगों का रहन सहन, समाज किस तरीके से था, हम लोग को खंड 2 व 3 में इसका अध्ययन करना है। जो हमारी ये यूनिट है, ये हमारी टोटल 7 नंबर की यूनिट है। इसका पहला अध्याय हमारा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि जो आज का विश्व हम लोग देखते हैं, जैसे आज का भारत हम लोग देखते हैं, हम लोग अगर कल का भारत उठा के देखें तो भारत के कई सारे टुकड़े थे, अंग्रेजों का राज था, पाकिस्तान हमारे देश में था, बांग्लादेश हमारे देश में था, इस टाइप से अलग अलग जो विश्व में अलग अलग टाइप के देश थे,
लेकिन आज का जो हम विश्व देखते हैं पुराने विश्व से बिल्कुल अलग है। तो आज का विश्व किस तरीके से बना, इसके बारे में हम लोग को इस तीसरे लेक्चर में यानी कि तीसरे जो चैप्टर अध्याय में हम लोग को इसमें अध्ययन करना है। इसका सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला शीर्षक रहेगा पूर्व आधुनिक विश्व, यानी कि जो आधुनिक विश्व, अभी का विश्व हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले का विश्व कैसा था। 19वीं शताब्दी में विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी थी और उपनिवेशवाद किस तरीके से बढ़ा। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि किस तरीके से जो यूरोपियन कंपनी थी, यूरोपियन जो व्यापारी थे, वो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गए, वहां पर जाकर इन लोगों ने उस देश को कब्जा कर लिया, जैसे इंडिया के ऊपर किया था, भारत के ऊपर किया था। इसके बाद में जो महायुद्ध हुए, महायुद्ध के दौरान जो आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, महामंदी कैसी थी, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके दौरान क्या था, महामंदी। महामंदी यानी कि रेसेशन, यानी कि जब पूरे जो शेयर बाजार थे वो गिर चुके थे, व्यापार वगैरह में लोगों को घाटा हो रहा था, दुकानें धंधे सब कुछ बंद हो चुके थे। तो उस समय लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया, लोगों के बीच में घोर निराशा किस तरीके से आई, इसके बारे में लोगों को इस थर्ड अध्याय में, तीसरे अध्याय में अध्ययन करना है। इसके बाद में जब युद्ध के समाप्त हुए, रिसेशन समाप्त हुआ, आर्थिक मंदी समाप्त हुई, उसके बाद में जो विश्व है, जो दुनिया किस टाइप से उठी और उठ के खड़ी हुई और आज के विश्व में बदल गई, किस टाइप से जो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था सुधर गई देशों की, उसके बारे में हम लोग को इस तीसरे अध्याय में अध्ययन करना है। इसके बाद में जो चौथा अध्याय है उसमें हम लोग को पढ़ना है कि औद्योगिकरण का युग किस टाइप से स्टार्ट हुआ। औद्योगिकरण, जो नई नई फैक्ट्रीज, कंपनीज लगना किस तरीके से शुरू हुआ, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व कैसा था और औद्योगिक परिवर्तन की गति। औद्योगिक क्रांति के पहले विश्व कैसा था होगा, वही जो गांधी के चरखे से, गांधी जी वाले चरखे से क्या होना, कपड़े, वस्त्र बनाना, कपड़े बनाना, वही जो पुराने मशीनों के बिना कागज वगैरह बनाना, इस टाइप से पुराना विश्व था। और आज का विश्व कैसा है, यहाँ पे हर चीज के लिए मशीन है, तो उसके बारे में हम लोगों को इस अध्याय में अध्ययन करना है। उपनिवेशों ने, यानी कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स जो हमारे देश में आए थे, उस टाइप से जो यूरोपियंस थे, उन लोगों ने दुनिया भर में औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे करी। प्रारंभिक उद्यमी, जो शुरुआत में जो फैक्ट्री के मालिक थे, कंपनी डालने वाले लोग थे, उन्होंने कैसे काम काज स्टार्ट किया, उसके बारे में हम लोग को इस अध्याय में अध्ययन करना है। और औद्योगिक विकास का जो अनूठापन है, किस टाइप से जो औद्योगिक विकास था वो बहुत ज्यादा अलग था पुराने औद्योगिक विकासों से, उसके बारे में हम लोग को इस अध्याय यानी कि औद्योगिकरण के युग में अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद में हमारी तीसरी जो यूनिट है, तीसरा जो यूनिट है वो है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, यानी कि ये तीनों यूनिट मिलाकर, तीनों अध्याय मिलाकर के, जैसे हमारा कौन सा अध्याय, हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग और मुद्रण एवं आधुनिक दुनिया, ये तीनों मिला के 7 नंबर के हमारे अध्याय है। ठीक है, ये मुद्रण एवं संस्कृति, मुद्रण मतलब कि जो हम लोग आजकल हमारी बुक वगैरह जो छपते हुए देखते हैं ना, इसका मतलब छापना, सीधे सीधे जो छापने की कला थी, मुद्रण की संस्कृति थी, ये आधुनिक दुनिया में कैसी आई, हम लोगों को इस अध्याय में, 5वें अध्याय में इसके बारे में अध्ययन करना है। हम लोगों को इसकी टॉपिक नंबर 1, शीर्षक नंबर 1 में पढ़ना है कि यूरोप में मुद्रण किस तरीके से स्टार्ट हुआ। इसके पश्चात हम लोगों को पढ़ना है कि 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, प्रिंटिंग का विकास, मुद्रण संस्कृति का विकास किस तरीके से हुआ। और शीर्षक नंबर 3 में हम लोग को पढ़ना है, शीर्षक नंबर 3 में हम लोग को पढ़ना है कि किस तरीके से इस मुद्रण का राजनीति, लोगों के जीवन पे, विवादों पे किस तरीके से इम्पैक्ट बैठा, प्रभाव बैठा, और इनका संबंध क्या था संस्कृति, राजनीति और सार्वजनिक विवादों से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पूरा जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, क्लियर होता है। देखिए, सबसे पहले खंड से आने वाला है 8 नंबर के प्रश्न, इसके बाद में 7 नंबर के प्रश्न, और बचे हुए जो 5 नंबर के प्रश्न है वो हमारे मानचित्र के रूप में हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मुख्यतया, फिर बिल्कुल क्लियरली कहूं मैं, कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय या भारत में राष्ट्रवाद अध्याय से जो 1918 और 1930 के बीच की जो भी घटनाएं हुई, उसमें से ही हमारा मैप या फिर नक्शा आने वाला है। तो जो मानचित्र आने वाला है, इसमें हम लोग को क्या क्या जो शीर्षक आने वाले, क्या क्या टॉपिक्स आने वाले। सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना होगा कि भारत के अंदर जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके अधिवेशन के बारे में पढ़ना है, कलकत्ता का अधिवेशन, नागपुर का अधिवेशन, मद्रास का अधिवेशन, लाहौर का अधिवेशन। इसके बाद में हम लोगों को जो बहुत से आंदोलन हुए, जो गांधी जी के आंदोलन, जैसे गांधी जी ने चंपारण में किस तरीके से आंदोलन किया था, जो कि नील के किसानों के लिए किया था, खेड़ा में किसान सत्याग्रह किस तरीके से किया था, अहमदाबाद के जो मील मजदूर थे
उनके साथ में किस टाइप से सत्याग्रह किया था, और अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग कांड है, ये सभी को पता है, वो जलियांवाला बाग कांड किस तरीके से घटित हुआ, वो भी उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो क्या कहने जो जगह है, स्थान है, वो हम लोगों को मैप में दर्शाना है। इसके पश्चात हम लोग को चोरा चोरी जो कांड हुआ था असहयोग आंदोलन के टाइम पे, उसको हम लोग को मानचित्र में दर्शाना है। दांडी यात्रा, और इसके बाद में जो ये सारे जो टॉपिक्स है, जो सारे शीर्षक है, हम लोग को हमारे मैप में ये सारे शीर्षकों को दर्शाना है, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। और ये बिल्कुल फ्री के अंक है, और ये फ्री के अंक याद रखना, मैं आपके बिल्कुल भी नहीं कटने दूंगा। ये जो फ्री के नंबर आप सभी को मिलके रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हलवा है, जो मानचित्र है ना, बहुत ज्यादा हलवा, इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसके बाद में जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, दृष्टिबाधित जिनकी आंखों, जो कि आंखों से देख नहीं पाते, उनके लिए क्या होगा, जो मानचित्र से संबंधित कार्य है वो उनसे ओरली पूछ लिए जाएंगे, मौखिक तौर से पूछ लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो इतिहास है, इस प्रकार से हमारा जो इतिहास है, उससे टोटल 20 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। यूनिट जो हमारी 1 है, यूनिट 1 यानी कि जो हमारा खंड 1 है, उससे हमारे प्रश्न बनेंगे 8 नंबर के। यूनिट 2 व 3 यानी कि खंड 2 व 3 से हमारे प्रश्न बनने वाले 7 नंबर के, और 5 नंबर का हमारा मानचित्र आने वाला है। इस प्रकार से कुल मिला के 20 नंबर का इतिहास से हमारा प्रश्न पूछेगा पेपर बनाने वाला है, प्रश्न पत्र बनाने वाला व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद में देखिए, जो भूगोल से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। भूगोल से कुल मिला के 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी कुल मिला के 2 इकाइयां हैं। सबसे पहले इकाई से हम देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले इकाई हमारी इकाई 1, इससे हमारे टोटल मिला के कुल मिला के 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ये इकाई है हमारा, सबसे इकाई के अंदर हमारे टोटल मिला के 4 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, संसाधन विकास, जो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि संसाधनों का विकास किस तरीके से होता है, संसाधन नियोजन क्या है, भू संसाधन क्या है, भूमि का उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, भारत में भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, भूमि का निम्नीकरण, संरक्षण, उपाय, मृदा संसाधन, और भारत में किस तरीके से मिट्टी मृदा पाई जाती है, मृदा अपरदन और मृदा से जुड़े संरक्षण, यानी कि टोटल मिला के मिट्टी से जुड़े संरक्षण, मिट्टी के प्रकार, मृदा अपरदन, संरक्षण, से सारी चीजें हम लोग को चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1 भूगोल के अध्ययन करना है। इसके पश्चात हम लोगों को जो है अध्याय नंबर 2 में हम लोग को अध्ययन करना है वन एवं वन्य जीव संरक्षण, जिसमें कि भारत के अंदर वनस्पति कौन कौन सी है, प्राणी जगत के बारे में अध्ययन करना है। भारत के वन और भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने किस तरीके की मुहिम चलाई, उसके बारे में अध्ययन करना है। वन और वन्य जीव के जो प्रकार है, संसाधनों के प्रकार है, भारत में किस तरीके से कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन से जिले के अंदर या कौन से राज्य के अंदर कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और जो वन संरक्षण में किस तरीके से लोगों ने, समुदायों ने अपना योगदान दिया, उसके बारे में हम लोग को हमारे अध्याय नंबर 2 में अध्ययन करना है। जैसे आप लोगों ने सबसे फेमस चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा, उस तरीके से जो आंदोलन हम लोग को अध्याय नंबर 2 में इनके बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद में हमारा जो तीसरा अध्याय है वो है जल संसाधन। जल संसाधन से जुड़े हुए अध्याय में हम लोग को डैम्स के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें लोगों को जल जरूरी क्यों है, जल की दुर्लभता, जल संरक्षण और इसके प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में पढ़ना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, यानी कि जो डैम बनते हैं, मल्टीपर्पज जो डैम बनते हैं यानी कि बांध बनते हैं, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे अध्ययन करना है। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण, यानी कि जल को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, जल का प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है, और वर्षा का जो बारिश का पानी होता है उसको किस प्रकार से, किस तरीके से संग्रह करके रखा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमारा जो चैप्टर है, अध्याय है, अध्याय नंबर 4, वो है कृषि। कृषि जो इसमें हम लोग को कृषि के प्रकार, उसके जो सस्य प्रारूप, यानी कि कृषि के जो प्रारूप है कि जैसे अनाज से जुड़ी हुई फसलें, दाल वाली फसलें, तिलहन फसलें, और जैसे कि जो अन्य खाद्य फसलें जैसे गन्ना वगैरह हो गया, और जो हमारी बागवानी फसलें जैसे चाय कॉफी के बारे में हम लोग को यहाँ पे अध्ययन करना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे खाद्यान्न फसलें मतलब गेहूं, चावल वगैरह हो गया, बाजरा वगैरह हो गया, दाल वाली फसलें जैसे चना हो गया, क्या कहते हैं, तुअर हो गए, अरहर हो गई, इनके बारे में अध्ययन करना है। इसके पश्चात जो अन्य खाद्य पदार्थ है जैसे गन्ना को हम लोग खाते तो है, इसका यूज क्या होता है, फैक्ट्री वगैरह में शक्कर बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में तिलहन फसलें जैसे सोयाबीन हो गया, सरसों का अध्ययन करना है। बागवानी फसलें जैसे चाय कॉफी रबर का अध्ययन हम लोग को इसमें करना है। इसके पश्चात जो अखाद्य फसलें हैं जिनको कि कंज्यूम नहीं किया जा सकता, खाया नहीं जा सकता, जैसे रबर, रेशेदार फसल,
कपास, जूट, जिनका की उपयोग जैसे रबर का उपयोग हम लोग टायर बनाने में, इरेजर बनाने में और भी बहुत सारी चीजों के बनाने में किया जाता है। इसके पश्चात कपास का जो उपयोग होता है कपड़े बनाने में, जूट का जो उपयोग होता है कपड़े वगैरह बनाने में किया जाता है, तो उनके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। इसके बाद में देखिए कि भूगोल के अंदर हमारी इकाई दो के लिए कुल मिला के 8 नंबर विभाजित किए गए। जैसे को आपने पहली इकाई में 7 नंबर, पहली इकाई में 9 नंबर और दूसरी इकाई में 8 नंबर विभाजित किए गए हैं। ठीक है, अब जब 8 नंबर विभाजित किए गए तो इसमें से कितने सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि इसमें 3 अध्याय हमारे शामिल है। खंड 2 में इकाई 2 में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसके अंदर की टोटल मिला के 3 हमारे अध्याय शामिल है। सबसे पहले अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है खनिज एवं ऊर्जा के बारे में। खनिज क्या है, खनिज की उपलब्धता, लोहे के बारे में यानी कि लोह अयस्क, मैग्नीज और अलोह खनिज जैसे तांबा, बॉक्साइट, अधात्विक खनिज, अभ्रक, चट्टानी खनिज, खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए और ऊर्जा के संसाधन जो परंपरागत यानी कि जिसको कि नया नहीं बनाया जा सकता, जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला वगैरह के बारे में पढ़ना है। गैर परंपरागत स्रोत जैसे परमाणु ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और संसाधनों के संरक्षण के बारे में हम लोग को इस अध्याय में अध्ययन करना है। इसके पश्चात जो है हमारा 6वीं यूनिट यानी कि 6 जो अध्याय हमारा वो है विनिर्माण उद्योग। इसमें हम लोग को विनिर्माण का महत्व, कृषि पे आधारित उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग। विनिर्माण का मतलब होता है जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कि हम लोग कंपनीज लगा के, फैक्ट्री लगा के, कारखाने लगा के सामान बनाते हैं, वो विनिर्माण उद्योग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब इस विनिर्माण उद्योग में हम लोग को सबसे पहले वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, इसके बाद में चीनी उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, ये तो होगा हमारे कृषि आधारित उद्योग जिसका जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, कृषि से आता है, जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग। इसके बाद में खनिज आधारित उद्योग जो कि खनिजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन, और इसके बाद में रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग और मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में लोगों को अध्ययन करना है। और सबसे आखिरी में सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यानी कि जो हमारा मोबाइल, इंटरनेट से जुड़े हुए उद्योग के बारे में लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में जो औद्योगिक प्रदूषण होता है, जो पॉल्यूशन होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जो 7वीं यूनिट है हमारा, 7th जो अध्याय हमारा वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें हम लोगों को परिवहनों के संसाधनों के बारे में अध्ययन करना है। जितने भी परिवहन के साधन हैं जो कि पानी में चलते हो, हवा में चलते हो और जो रोड पे चलते हो, सभी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या है, परिवहनों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में स्थल परिवहन यानी कि जो जमीन पे होने वाले परिवहन जैसे रेल, सड़क और पाइपलाइन परिवहन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जल परिवहन यानी कि समुद्र के रास्ते से, नदियों के रास्ते से होने वाले परिवहन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात वायु परिवहन संचार सेवाएं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन एवं इसके और पर्यटन के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि पर्यटन को किस तरीके से एक व्यापार के रूप में बनाया जा सकता है और किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम लोग इन जीवन रेखाओं के द्वारा कर सकते हैं, यानी कि स्थल परिवहन और जल परिवहन, समुद्र परिवहन और जो वायु परिवहन के द्वारा हम लोग किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। इसके साथ साथ में क्या होगा कि इससे 7 यूनिट को मिला के, 7 अध्यायों को मिला के क्या होगा, एक 5 नंबर का मैथ वर्क पूछा जाएगा, मानचित्र कार्य पूछा जाएगा। हम लोगों ने इतिहास में लिखा, वहां पे क्या हुआ, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक अध्याय से 5 नंबर का, यानी कि जो भारत में राष्ट्रवाद से 5 नंबर का एक मानचित्र कार्य पूछ लिया गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, 7 अध्यायों को मिला करके क्या होगा, एक मानचित्र कार्य पूछा गया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो है हमारे लोकतांत्रिक राजनीतिक यानी कि नागरिक शास्त्र की, सिविक्स की, जिसको कि हम लोग मेनली क्या कहना चाहिए कि राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इसमें हम लोगों का जो टोटल अंक विभाजित है वो 15 अंक का ये विभाजित किया गया है। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को उसमें से कितने नंबर का पूछा जाएगा। देखो, जो हमारा भूगोल है, भूगोल में कितने नंबर का पूछा जा रहा है, भूगोल में पूछा जा रहा है कुल मिला के 20 नंबर के प्रश्न। 9 नंबर का है प्रथम यूनिट से, प्रथम इकाई से, और इसके बाद में 8 नंबर का है क्या है हमारे
द्वितीय इकाई से। इसके बाद में बचे हुए क्या है 5 नंबर के बचा हुआ जो प्रश्न है वो हम लोगों के पूछे जाएंगे 3 नंबर के मानचित्र कार्य में। ठीक है, इसके बाद में हम लोग को देखना है राजनीति शास्त्र के बारे में। राजनीति शास्त्र में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे 8 और 9 17 3। देखिए राजनीति शास्त्र में किस प्रकार से प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है दो हमारे ये भी क्या हमारा 2 इकाई में इसको विभाजित कर दिया गया है, इकाई नंबर 1 और जिसमें कि 9 नंबर के प्रश्न हमारे पूछे जाने वाले हैं। इसके अंदर 2 हमारे अध्याय आएंगे। सबसे पहले सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। इसमें लोगों को पढ़ना है कि 2 लोकतांत्रिक देश है जो हमारे जो प्रजातांत्रिक देश है वहां पे सत्ता की साझेदारी क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और इसके कारण और बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है कि किस प्रकार से शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी कि जो केंद्र सरकार होती है वो किस प्रकार से देश को बांध के रखती है और इसके साथ में जो अलग अलग भागों में शक्तियों का विभाजन होता है सरकार की वो किस तरीके से देश को जोड़ के रखती है, इसके बारे में पढ़ना है। किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने उद्देश्य की पूर्ति करी है, किस तरीके से विकेंद्रीकरण जो हुआ है, विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र सरकार के हाथ से पावर लेकर के अलग अलग जो हमारे गवर्नमेंट के पार्ट है उनमें पावर को बांट देना, शक्ति को विभाजित कर देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो किस तरीके से विकेंद्रीकरण की जो उद्देश्यों ने किस सीमा तक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हो चाहिए आज तक के, किस तरीके से ग्राम पंचायतों ने वर्क किया है, काम किया है, किस तरीके से जिला पंचायतों का वर्क रहा है, काम रहा है, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे अध्ययन करना है। लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूह को समूहित करता है, यानी कि जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि लोकतंत्र किस तरीके से जो अलग अलग तरीके सामाजिक समूह हमारे देश में पाए जाते हैं, SC ST OBC हिंदू मुस्लिम बहुत सारे धर्म को किस तरीके से लोकतंत्र जोड़ के रखता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 3 हमारा है जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज भी लोगों के साथ में विभाजन डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जातिगत राजनीति क्या है और राजनीति का जाति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ये मेनली हम लोगों को क्या होता है हर बार जब चुनाव आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, राजनीति जो पार्टियां क्या करती है लोगों से जाति के नाम पे वोट मांगती है। तो किस तरीके से जाति की राजनीति होती है और राजनीति का जाति पर प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से लैंगिक भेदता ने राजनीति को प्रभावित किया, किस प्रकार से सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता, किस तरीके से लैंगिक भिन्नता यानी कि जो स्त्री पुरुष के बीच में जो लैंगिक भिन्नता पाई जाती है वो राजनीति को प्रभावित करता है, और किस तरीके से सांप्रदायिक विभाजन कम्युनिज्म यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके से लोगों को बांट के वोट काटना किस तरीके से लोकतंत्र को प्रभावित करता है इसके बारे में लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कितने नंबर की हमारी टोटल यहाँ से 2 यूनिट है हमारे राजनीतिक शास्त्र में, राजनीतिक नहीं है हमारे नागरिक शास्त्र में, माफ कीजिएगा, नागरिक शास्त्र में टोटल 2 यूनिट है। 2 यूनिट है हमारी फर्स्ट यूनिट से, प्रथम यूनिट से और सेकंड यूनिट। प्रथम यूनिट से हमारा 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। प्रथम यूनिट से 9 नंबर के प्रश्न, इसके पश्चात 6 नंबर के प्रश्न। प्रथम यूनिट से हमारे 9 नंबर के प्रश्न है, 9 नंबर के, इसके पश्चात 6 नंबर के प्रश्न हमारे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसकी जो इसके पश्चात हम लोग को देखना है कि राजनीतिक दल क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लोग पढ़ना है, और प्रतियोगिताएं प्रतिवाद और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल वर्क करते हैं, बीजेपी कांग्रेस आरजेडी जो भी तुम लोगों को पता है वो सारे राजनीतिक दलों के बारे में आपको मैं अच्छे तरीके से समझा के पढ़ाऊंगा। इसके बाद में लोकतंत्र के परिणाम क्या है, लोकतंत्र जब से हमारा बना उसके परिणाम क्या है, क्या रिजल्ट मिला, किस तरीके से लोगों को इसने अपने हक दिलाए, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो क्या लोकतंत्र और उसके परिणामों को आकलित किया गया, पढ़ा गया, परखा गया, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद में क्या कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, यानी कि तार्किक अपेक्षाएं लोकतंत्र से हम लोग कैसे करते हैं, जैसे हम लोग बिजली मांगते हैं, पानी मांगते हैं, शिक्षा मांगते हैं, हम ये सारी चीजें मांगते हैं, क्या हमारा लोकतंत्र हमारे को ये सारी चीजें देता है, हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। क्या लोकतंत्र लोगों के विकास सुरक्षा और गरिमा को बनाने में अग्रसर रहा है,
यानी कि लोकतंत्र से देश के अंदर विकास डेवलपमेंट हो रहा है, देश की सुरक्षा हो रही है और लोगों की जो गरिमा बनी हुई है कि नहीं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और भारत में लोकतंत्र को किसने जीवित रखा, यानी कि भारतीय लोकतंत्र को किसने बनाए रखा है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो भारत के लोकतंत्र को तो हम लोगों ने बना के रखा है। तो इस तरीके से नागरिक शास्त्र से 9 और 6 15 नंबर के हमारे प्रश्न बनने वाले हैं। इसके बाद में बात आती है अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र में हम लोगों का जो बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है आर्थिक विकास की समझ। इससे हमारे टोटल मिला के 15 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। इकाई नंबर 1 से हमारे 9 नंबर के प्रश्न बनेंगे और इकाई नंबर 2 से हमारे 6 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। सबसे पहला अध्याय हमारा रहेगा विकास, जिसमें हम लोगों को अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य, उनकी आय, उनके अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास और बहुत सारे देशों की तुलना हम लोग राष्ट्रीय विकास के पैमाने के आधार पर करेंगे। आय और उसके साथ में जो अन्य मापदंड है, सार्वजनिक सुविधाएं, मानसिक विकास रिपोर्ट और विकास की धरणीयता, यानी कि विकास की जो असली परिभाषा क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अध्याय नंबर 2 में हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या क्या क्षेत्र है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्य के क्षेत्र पे कितने प्रकार में बांटा गया है, जो तीनों क्षेत्र है उनकी तुलना हम लोग करने वाले हैं। तीनों क्षेत्र में किस तरीके से ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, भारत में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या है। इसके साथ साथ में उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व इतना बढ़ क्यों रहा है, यानी कि तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, इसका महत्व इतना बढ़ क्यों रहा है और जो अधिकांश लोग हैं वो कहाँ वर्क कर रहे हैं, कहाँ कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके साथ में हम लोग ये भी पढ़ना है इस अध्याय में कि किस तरीके से अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से जो राजीव गांधी जी के द्वारा जो चलाई गई योजना थी, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, मनरेगा के बारे में। इसके साथ में संगठित और असंगठित कार्य के क्षेत्रों का विभाजन, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है और स्वामित्व पे आधारित क्षेत्र के बारे में हम लोग को यहाँ पे अध्ययन करना है। इसके बाद में हमारा जो तीसरा अध्याय है वो है मुद्रा एवं साख, यानी कि मनी एंड क्रेडिट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मुद्रा विनिमय पढ़ेंगे। इसके साथ में हम लोग जो बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली को पढ़ेंगे। ठीक है, मुद्रा विनिमय का माध्यम किस तरीके से है, जो आधुनिक तौर पे मुद्रा के क्या क्या प्रकार है, करेंसी के क्या क्या प्रकार है, बैंकों के अंदर हम लोग पैसा निवेश यानी कि पैसा किस तरीके से जमा रखते हैं, बैंक किस प्रकार से लोगों को लोन देता है, ऋण देता है, और भी बैंक की गतिविधियों के बारे में लोग पढ़ेंगे। साख की विभिन्न स्थितियां, यानी कि साख यानी कि जो उधार मिलता है, लोन मिलता है, उसकी विभिन्न स्थितियां, एक स्थिति फायदा देती है, एक स्थिति नुकसान देती है, उन दोनों स्थितियों के बारे में लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे। ऋण की शर्तें क्या होती है और अलग अलग प्रकार के साख प्रबंध, और भारत के अंदर औपचारिक क्षेत्र में साख और निर्धन लोगों को किस तरीके स्वयं सहायता समूह, यानी कि जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं गाँव के अंदर, जो समूह बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारी जो दूसरी इकाई है वो हमारी 6 नंबर की है, 6 अंक की है। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है अध्याय नंबर 4 में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंदर हम लोग को अंतरदेशीय उत्पादन, यानी कि जो एक से ज्यादा देशों के अंदर किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विश्व भर का जो उत्पादन को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है, विदेशी व्यापार और बाजारों को एकीकरण किस प्रकार से पढ़ेंगे। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश का उदारीकरण, विदेशी व्यापार संगठन, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, ये सारी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी क्लियर करवाऊंगा। इसके बाद में अध्याय 4 में हम लोग को डिस्कस करना है कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है, बाजार में उपभोक्ता किस तरीके से सामान वगैरह खरीदता है, बाजार में उपभोक्ता क्या है, कस्टमर क्या है, उपभोक्ता ने अपने अधिकारों के लिए किस तरीके से आंदोलन किए, और उपभोक्ता के जो अधिकार है, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहा जाना चाहिए, और एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें क्या है, ISI क्या है, एगमार्क क्या है, और उपभोक्ता आंदोलन में आगे बढ़ाने के संबंध में सारी चीजें हम लोग को अभी अध्ययन करना है। तो टोटल मिला के जो चैप्टर नंबर 4 है, अध्याय नंबर 5 है हमारा, उसमें लोगों को पढ़ना है कि किस तरीके से जागो ग्राहक जागो वाले जो चीज है उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा क्या कहना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा पाठ्यक्रम आप लोगों को मैंने समझा दिया। जैसे कि किस अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, कौन सी यूनिट हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट हमारी रहेगी भारत के अंदर राष्ट्रवाद,
जिसमें कि हम लोग को 5 नंबर का जो हमारा मैप और जो बाकी के 4 नंबर के कम से कम क्वेश्चन, टोटल 9 नंबर की हमारी यूनिट अध्याय रहेगा। इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को क्या कर सकते हो, आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे जो CUET लर्निफाई है इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल से एक नए वीडियो के साथ में, जहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे कक्षा 10 के जो है इतिहास को हम लोग कल से अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, और इसी टाइम के साथ हमारी जो मुलाकात भी कल भी इसी चैनल के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि मैंने आप लोगों को प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है ये नहीं बताया कि कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, कि ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितना मैप वर्क आएगा। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करके, सॉरी, हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। थैंक यू, बाय।